ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन 27 नवंबर को बगावत शुरू होती है और 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट कुछ इस तरह का होता है कि शाम यानी कि सीरिया को आज़ाद करवा लिया जाता है। अब इसका बाकायदा तौर के ऊपर हयातुत तहरीर शाम के सरबराह अबू मोहम्मद जिलानी ऐलान भी करते हैं कि हमने शाम फतह कर लिया है। तब तक देखा यह जाता है नाज़रीन के जो शाम यानी कि सीरिया के सरबराह होते हैं बशारुल असद, वो मुल्क छोड़कर फरार हो चुके होते हैं। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या तब वो बंदा मुल्क छोड़कर फरार हुआ या उससे पहले जा चुका था। लेकिन थोड़ा सा शाम के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर इतना बड़ा मुल्क जिसकी फौज कई अरब ममालिक के फौजों से अच्छी फौज है और उसकी मीशत भी ठीक है। अगर हम उसके स्टेक होल्डर की बात करते हैं, अमेरिका, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और यूरोप के कई ममालिक शाम यानी कि सीरिया के स्टेक होल्डर थे। अगर इन मुल्कों की हम एक लिस्ट बनाए, उसमें से दो मुल्क निकालें, रशिया और अमेरिका, तो नाज़रीन ये दो मुल्क इस तरह के हैं कि जो आज दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क कहलाए जाते हैं। तो इतने इतने बड़े मुल्क, इतने इतने ताकतवर तरीन मुल्क, जिस मुल्क के स्टेक होल्डर हों, उसको 11 दिन के अंदर अंदर एक बागी ग्रुप फतह कर ले, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। तो इसके ऊपर बात करते हैं नाज़रीन कि बशारुल असद तकरीबन 23 से 24 साल हुक्मरान रहे। इससे पहले इनके वालिद हाफिज अल असद तकरीबन 26 साल हुक्मरान रहे शाम यानी कि सीरिया के। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि इस खानदान ने 50 साल से ज्यादा हुक्मरानी की शाम के ऊपर। तो ये दौर जो सा रहा इस खानदान का, इस शाम में हुक्मरानी का, ये किस तरह का रहा और इनके इस दौरे हुकूमत में, बाप बेटे के दौरे हुकूमत में कितनी बार बगावत हुई और इन्होंने कितने लोगों को वहां पर मरवाया, तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में बाप बेटे ने अपनी ही आवाम को मरवाया और इस बेदर्दी के साथ मरवाया कि आप लोग वो सोच भी नहीं सकते। तो नाज़रीन होता कुछ इस तरह का है कि 1970 में जो हाफिजुल असद होते हैं, ये शाम यानी कि सीरिया के वजीर दाखिला होते हैं। अब उस वक्त फौज की हुकूमत होती है वहां पर, जिससे अवाम बहुत ज्यादा तंग होती है शाम की। तो फिर होता कुछ इस तरह का है कि ये बगावत कर देती हैं अपनी हुकूमत, या आप लोग फौज, डिक्टेटरशिप, जो कुछ मर्जी कह लें, उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ ये बगावत कर देते हैं और ये वहां के वजीर दाखिला होते हैं। अवाम इतनी ज्यादा तंग आ चुकी होती है कि अवाम इनका भरपूर साथ देती है और पूरा शाम मुल्क इनकी, आप लोग ये कह लें कि सरबराही में आ जाता है। तो फिर नाज़रीन उसके बाद ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और वहां का कंट्रोल संभाल लेते हैं। हाफिज अल असद जो बशारुल असद के वालिद होते हैं, जब इनके पास कंट्रोल आ जाता है तो ये बाकायदा तौर के ऊपर शाम के सदर बन जाते हैं। फिर नाज़रीन होता कुछ इस तरह का है कि कुछ अरसा इनकी सरबराही में मुल्क बड़ा अच्छा चलता है, मीशत काफ़ी अच्छी चलती है, लोग खुशहाल रहते हैं तकरीबन 3 या 4 साल। उसके बाद वही कुछ होता है जो कुछ आज तक शाम में यानी कि सीरिया में होता आया, करप्शन, अवाम पर जुल्म, टैक्स, इसके अलावा और शाम के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। जिस तरह आप लोग ये नक्शा देख रहे होंगे, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ईरान, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, लबनान और दरमियान में फिर शाम यानी कि सीरिया आता है। अगर हम इसके थोड़ा सा साइड पर देखते हैं तो नाज़रीन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि इसराइल और फलस्तीन भी आता है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि शाम यानी कि सीरिया को शुरू से ही मसले पेश आते रहे हैं और ये मुल्क काफ़ी ज़्यादा जंगों में भी रहा है। अगर हम जंग की बात करते हैं तो 1973 में शाम और मिस्र ने मिलकर इसराइल के साथ जंग भी छेड़ी, जिसमें शाम और मिस्र इन दोनों मुल्कों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर आए दिन कोई ना कोई इस तरह का हादसा वहां पर होता रहता था जिसको आप जंग कह सकते थे, खास तौर के ऊपर इसराइल के साथ। तो नाज़रीन फिर होता ये था कि जब इनके वालिद साहब ने, हाफिज अल असद ने सदारत संभाली वहां की, तो उसके बाद इन्होंने जिस तरह का जुल्म किया, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर यह बता दूं कि 1982 में शाम का एक शहर है हम्मा, वहां पर बगावत जब उठी, एक तारीख शुरू हुई, अखवानुल मुस्लिमीन का नाम इस तारीख को दिया गया। तो कम से कम 40,000 बंदा, ये बंदा मैं आप लोगों को वो बता रहा हूं जो नोट किया गया, जो आप लोगों को सर्च करने पर मिलेगा, और जो फिगर आ जाता है ना वो बड़ा क्लोज करके, बड़ा छुपा के लिखा जाता है। नाज़रीन तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो अखवानुल मुस्लिमीन तहरीक जो शुरू हुई उसमें 40,000 लोग मरवा दिए बशार अल असद के बाप ने।
1982 में ये तहरीक शुरू हुई थी, अवाम तंग आ गई थी, अवाम छुटकारा हासिल करना चाहती थी इस बंदे के साथ, लेकिन इसने किया क्या कि फौजी ऑपरेशन करवाया, लोगों को जेलों में पकवाया। और यहां पर ज्यादा जो हैरानगी वाली बात यह है कि कुछ, बल्कि कुछ नहीं, कई हजार लोग इस तरह के थे कि जो जेलों से वापस आ ही नहीं सके। कुछ लोग इस तरह के थे जिनकी डेथ बॉडी मिल गई, कुछ लोग इस तरह के थे जो मैदानों में यानी कि जेलों से हट के मारे गए। लेकिन कुछ लोग इस तरह के भी थे जिनका आज तक पता ही नहीं चल सका वो लोग है कहाँ है। अगर हम अब की भी बात नाज़िम करते हैं बशारुल असद का दौर खत्म होने की, तो वहां पर शाम यानी कि सीरिया में से बहुत से मकामात इस तरह के मिल रहे हैं अब जो खुफिया जेलें थी, जहां पर लोगों को टॉर्चर किया जाता था, जहां पर लोगों को अजीबोगरीब और दर्दनाक किस्म की सजाएं दी जाती थी। वैसे इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर ऐलान भी कर दिया गया वहां जो अब बागी ग्रुप काबिज है उसकी तरफ से कि जो बंदा हमें खुफिया जेलों के बारे में बताएगा हम उसको इनाम देंगे। तो फिर नाज़रीन सन 2000 में बशारुल असद की डेथ हो जाती है। इसके बशारुल असद की नहीं, सॉरी, हाफिजुल असद की डेथ हो जाती है। उसके बाद बशारुल असद सदर बन जाते हैं। तो फिर नाज़रीन कुछ इस तरह का होता है कि जो बशारुल असद तकरीबन 24-26 साल हुक्मरान रहे शाम यानी कि सीरिया का, अगर हम इनकी भी हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये वहां के हुक्मरान बनना ही नहीं थे चाहते। इनका इंटरेस्ट मेडिकल में था और ये मेडिकल की तालीम भी अपनी लंदन में हासिल कर रहे थे, लेकिन गद्दी संभालनी थी ना। अब बशारुल असद के जो वालिद है हाफिजुल असद, इनकी ख्वाहिश थी कि इनका बेटा जो बशारुल असद का भाई था ये मेरे बाद मेरा हुक्मरान बने। मतलब आवाम जो चाहती है उससे कोई गर्ज नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बस अगर मैं मर गया तो मेरे बाद मेरी ही नस्ल आनी चाहिए, कोई और आकर ये सीट ना संभाल ले। तो लेकिन होता कुछ इस तरह का है कि 1994 में दमिश्क में एक कार हादसा पेश आता है जिसमें बशारुल असद का भाई, जिसको इसका बाप हाफिजुल असद अपने बाद शाम यानी कि सीरिया का हुक्मरान बनाना चाहता था, वो इस कार हादसे में मारा जाता है। तो फिर उसके बाद जब 2000 में बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद की डेथ हो जाती है तो मजबूरी के तौर के ऊपर आप लोग ये कह सकते हैं कि उस वक्त बशारुल असद को अपने बाप की सीट संभालनी चाहिए। उसकी मजबूरी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये मजबूरी शाम सीरिया वालों की मजबूरी नहीं थी कि अगर हाफिजुल असद की डेथ हो गई है तो फिर जनाब अब आप आ जाएं और आप आकर ये सीट संभाल लें। नहीं, कन्वर्ट होती रहती है ना ये चीजें। शाही खानदान है, जमहूरियत का तो कोई नाम ही नहीं है। फिर नाज़रीन वही बाप के नक्शे कदम पर जरासीम थे ना अंदर। अब नाज़रीन होता कुछ इस तरह का है कि जब 2000 में हाफिजुल असद की डेथ के बाद बशारुल असद अपने वालिद की सीट संभालते हैं तो उसके बाद अपने वो वालिद के नक्शे कदम पर चलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले कह चुका हूं कि जरासीम होते हैं, कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो आप में कन्वर्ट होते हैं आपकी नस्ल से, तो वो फिर एक्टिव रहते हैं आपके अंदर। लेकिन कुछ जरासीम आप में पहले ही मौजूद होते हैं जो नई 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 चीजें ईजाद करते हैं। तो कुछ यहाँ भी इसी तरह का देखने के लिए आया कि कुछ साल अच्छा चलता रहा, शाम में अवाम खुश रही अपने हुक्मरान से, बशारुल असद से अवाम खुश रही, मईशत अच्छी रही, लोगों को नौकरियां मिलती रही, लोग खुशहाल रहे। लेकिन वो ही वाला जरासीम फिर एक्टिव हुआ और देखने में ये आया कि एक जुल्म, बाप से भी ज्यादा जुल्म बशारुल असद ने अपनी अवाम के ऊपर करना शुरू कर दिया। अब नाज़रीन ये मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप इनकी हिस्ट्री खोले तो ये जो मैं फिगर बता रहा हूं और जो डेट बता रहा हूं ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी वहां पर। और यहां पर मैं आप लोगों को एक ये भी बात बता दूं कि जो शाम यानी कि सीरिया के लोग हैं उनका अगर फिरके की बात करें तो वो ज्यादातर अहले सुन्नत के लोग हैं, लेकिन बशारुल असद या इसकी फैमिली का जो फिरका आता है वो अहले तशी है। तो एक ये भी आप लोग वजह कह सकते हैं कि इसकी अपनी आवाम के साथ नहीं थी बनती और इसको ईरान शुरू से अब तक, ईरान इराक शुरू से अब तक सपोर्ट करता रहा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता रहा है। जिस तरह इस वक्त इसराइल और फलस्तीन की जंग चल रही है, आप लोग जानते हैं कि जो तंजीमें हमास या दूसरी तीसरी तंजीमें वहां पर इस वक्त इसराइल के साथ चल रही हैं, उनके सरबराह है वो भी अहले शी फिरके से तल्लक रखते हैं, उसके पीछे भी ईरान बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन यहां पर जब अब बशारुल असद को भागना पड़ा तो आप लोग ये भी सुनकर हैरान होंगे कि इन्हीं मुल्कों ने, रशिया ने
ईरान ने, सऊदी अरब ने और बहुत से ममालिक ने अपना हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से 11 दिन के अंदर अंदर इस बंदे की हुकूमत गिर गई। अगर हम अरब ममालिक की बात करें नाज़रीन यहाँ पर, तो जिस वक्त 1973 में मिस्र और शाम ने मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक किया, और वहां पर जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मिस्र और शाम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो बहुत से अरब ममालिक उस वक्त भी शाम यानी कि सीरिया से पीछे हट चुके थे, तलकात खराब होना शुरू हो गए थे। इसके पीछे क्या राज है, आप लोगों को मैं एक एडवाइस दूंगा। हकीकत टीवी यूट्यूब का मशहूर चैनल है, आप लोग उसकी इसके ऊपर जाकर वीडियो सुनिएगा, आप लोग पूरा सच जान जाएंगे कि किस वजह से जो अरब ममालिक हैं तो नाज़रीन आप लोग हकीकत टीवी को जाकर देखिएगा, आप लोग जो वो अपने प्रोग्राम में बताते हैं, आप लोग को ये इल्म होगा कि किस वजह से अरब मालिक ने शाम से अपना हाथ खींच लिया था। तो फिर होता नाज़रीन कुछ इस तरह का है कि 2011 में बशारुल असद के खिलाफ एक तहरीक का ऐलान होता है, क्योंकि अवाम तंग पड़ चुकी होती है। अब उस तहरीक के ऐलान में जो तहरीक चलती है बशारुल असद के खिलाफ, इसकी हुकूमत के खिलाफ, लोग तंग आ जाते हैं। तो फिर होता कुछ इस तरह का है कि ये बंदा उनके ऊपर फिर से फौजी ऑपरेशन करवाता है, जिसके नतीजे में आप लोग हैरान होंगे कि कम से कम 2 लाख बंदा मारा जाता है। अब यहां पर आप लोग नोट कीजिएगा कि 2 लाख बंदा मारा जाता है, एक मुल्क का एक हुक्मरान अपनी ही अवाम को बेदर्दी के साथ मार देती है, हजारों नहीं लाखों की तादाद में। तो फिर किस तरह ये बंदा सोच सकता था कि मैंने हमेशा इस इक़्तिदार के ऊपर रहना। चले, इसके बाप की तो खुशकिस्मती कि वो हुक्मरान होते ही मार गया, लेकिन इसकी बदकिस्मती कि इसको अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और रशिया में पनाह लेनी पड़ी। तो अब के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसकी नेक्स्ट जो पार्ट है इसका मैं इंशाल्लाह ताला रिलीज करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह तुर्की इस सारे वाक़े से नाखुश है। बहुत इस्लामी ममालिक इस सब वाक़े से खुश हैं, लेकिन तुर्की इस सब वाक़े से किस तरह से नाखुश है, और बशारुल असद ने और कौन से जुल्म अपनी अवाम के ऊपर किए जिसका खमियाजा इस बंदे को भुगतना पड़ा, और आगे जाकर हो सकता है कि शाम को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़े। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।